तुर्की और कतर की सालिसी में पहले दोहा और फिर इस्तांबुल में होने वाले पाक अफगान मुज़ाकरात के तहत दोनों ममालिक के दरमियान सीज़ फायर जारी है। साथ ही दोनों ममालिक और सालिस एक ऐसे निज़ाम पर भी मुत्तफ़िक हो गए हैं जिसके ज़रिए सीज़ फायर और दहशत गर्दी के वाक़यात की मॉनिटरिंग और तस्दीक की जाएगी। और इस हवाले से 6 नवंबर यानी जुमेरात को इस्तांबुल में ही मुज़ाकरात का तीसरा दौर होगा। मगर सीज़ फायर के दौरान भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सख्त बयानात का तबादला जारी है। पाक अफगान सरहद तिजारत और मामूल की आमदोरफ्त के लिए बंद है। और इस पूरी सूरत हाल में आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात की और इस मुलाकात में उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी, मुमकिन भारतीय जारियत, मुल्क में दहशत गर्दी और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर भी बात की है। इस मुलाकात में क्या बातें हुई, हमारे साथ मौजूद हैं इस मुलाकात में मौजूद जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में पाकिस्तान के मेज़बान शहजाद इकबाल। शहजाद, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। जो DGISPR हैं उन्होंने आज जो क्रिमिनल नेक्सस, टेररिज्म, ड्रग्स, इस सब पर भी आप लोगों से बात की, इस पर भी जवाबात दिए और अपना मौक़िफ़ दिया। जी बिल्कुल, इनिशियली तो उन्होंने बताया कि जितने IPOs हो रहे हैं जिसमें दहशतगर्द मारे जा रहे हैं, बहुत सारे हमारे शहादतें भी हुई हैं आर्म फोर्सेस के लोगों की, जवान की, पुलिस वालों की। लेकिन उन्होंने कहा इस वक्त जो सबसे बड़ा खैबर पख्तूनख्वा में मसला है और खास तौर पे खैबर और तीरा वैली, इन एरियाज की बड़ी सिग्निफिकेंस है जो पूरी आज बात की गई कि यहाँ पर तकरीबन 12,000 एकड़ की मंशियात की काश्तकारी होती है। और ये पूरा एक नेटवर्क है जिसमें पॉलिटिकल सरपरस्ती हासिल है क्रिमिनल्स को, जिसकी वजह से इस वक्त दहशतगर्दी जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही, बल्कि उसमें इजाफा होता जा रहा है क्योंकि ये एक गठजोड़ है, ये एक नेक्सस है जिसमें खास तौर पे उन्होंने जिक्र किया ड्रग्स का, मंशियात का, कि यहाँ से मंशियात जो है वो स्मगल होती है अफगानिस्तान और TTP के जरिए होती है। वो भी पैसा कमाते हैं, जो लैंडलॉर्ड्स हैं वहां पे जिनकी फसलें हैं वो भी पैसा कमाते हैं, TTP पैसा कमाता है, और जो पॉलिटिकल पेट्रोनेज है जो सरपरस्ती कर रहे हैं वो भी इससे माली फायदा उठाते हैं। तो पूरे गठजोड़ है जो कि इनको सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जब वो स्लाइड्स हमें दिखा रहे थे DGISPR, तो उसमें 3 ब्लॉक्स बने हुए थे, पॉलिटिकल, क्रिमिनल और टेररिज्म का। तो पॉलिटिकल ब्लॉक उन्होंने बताया कि हमने खाली छोड़ा हुआ है, यानी कि वहां पे किसी सियासी जमात का नाम नहीं था, किसी सियासी शख्सियत का नाम नहीं था, वो वहां पे उन्होंने खाली छोड़ा हुआ था। लेकिन जो गुफ्तगू सवालात में भी हुई या उन्होंने अपनी ब्रीफिंग में जब डिटेल में बताया, तो उन्होंने ये बताया कि ये सियासी सरपरस्ती उन्हीं लोगों की है जो कि कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, और पिछले कई सालों से उनकी तरफ से इस किस्म के बयानात आते हैं कि TTP के दफातर खोल दो। तो जब ये सारी बातें उन्होंने की, अब आपको पता है कि ज्यादा गेस करना मुश्किल नहीं होता कि किस पार्टी की तरफ इशारा है। नाम अलबत्ता उन्होंने नहीं लिया किसी का, और जब उनसे सवाल भी हुआ किस पार्टी की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा देखिए ये हमारा मैंडेट नहीं है, ना ही हमें सूट करता है कि जिस ऑफिस में हम मौजूद हैं वहां पे किसी सियासी जमात का नाम लें। लेकिन वो कह रहे हैं एक पॉलिटिकल माफिया है जो उस पूरे नेक्सस को सपोर्ट करता है, और उसमें सिर्फ ड्रग्स की बात नहीं है। फिर उन्होंने नॉन कस्टम पेड कार्स की बात की, उन्होंने किडनैपिंग फॉर रैंसम की बात की। तो ये सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज जो है वो जड़ है टेररिज्म की, और इसको सरपरस्ती हासिल है पॉलिटिकल। मगर जो रिपोर्ट हो रहा था मीडिया पर उसके मुताबिक तो सुहेल आफरीदी जो है चीफ मिनिस्टर, उनका भी जिक्र हुआ और उन्होंने कहा कि मैं उनको चीफ मिनिस्टर समझता हूं। ये किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ऑब्वियसली जब ये बहुत सारे सवालात हो रहे थे तो आखिर में कुछ सवालात हुए जिसमें एक दो साथियों ने ये कहा, नाम मैं इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता वो इस बात से मुतमईन हो कि उनका नाम दिया जाए। तो उन्होंने ये सवाल किया कि जो इंप्रेशन हम यहाँ पे लेके जा रहे हैं वो ये है कि ये पॉलिटिकल पार्टी जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने कई मिसालें दे दी, वो कहते हैं बातचीत करो, ऑपरेशन हल नहीं है मसले का, कई ऑपरेशन हो चुके हैं, दफातर खोले जाए। तो इससे बड़ा वाजे हो जाता है कि आप नाम दिए बगैर PTI की बात कर रहे हैं, और क्योंकि आप बार बार खैबर की बात कर रहे हैं और तीरा वैली की बात कर रहे हैं, तो वहां पे जो सियासी शख्सियत इस वक्त सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है वो चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी हैं। तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? क्या वो क्रिमिनल और टेररिस्ट नेटवर्क का हिस्सा है? ये बाकायदा उनसे सवाल हुआ। फिर इसके फॉलो अप में एक सवाल ये हुआ कि आपने अपनी पिछली ब्रीफिंग में कहा था कि जो भी दहशतगर्दों के सहूलतकार होंगे उनको किसी अहमोदे पे नहीं आने दिया जाएगा। ये शायद उसका एक तशरीह की गई इसकी कि इस तरह की बात हुई थी, लेकिन अब वो एक आईनी प्रोसेस के तहत जो है चीफ मिनिस्टर बन भी गए। तो अब आपकी इस पर क्या राय है? तो उस पर उनका जवाब बड़ा मुख्तसर सा था। उन्होंने कहा मेरी राय यह है कि सुहेल आफरीदी साहब, मैं उनको बल्कि राय नहीं, उन्होंने कहा मैं समझता हूं कि सुहेल आफरीदी जो है वो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा है आईन और कानून के मुताबिक, जो एक प्रोसेस है। और बस यही उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं उनको। इसके बारे में उन्होंने कोई तफसील नहीं बताई कि क्या वो इस क्रिमिनल नेटवर्क का हिस्सा है, क्या वो इस टेररिज्म नेटवर्क का हिस्सा है, इसकी कोई तफसील में वो नहीं गए। उन्होंने कहा मैं समझता हूं वो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर है। लेकिन हाँ, ये सवाल उनसे जरूर हुआ कि जो इंप्रेशन लेके जा रहे हो, मेरे ख्याल से जब ये सवाल हुआ तो सबकी ही तर्जुमानी हो रही थी क्योंकि बड़ा ऑब्वियस था कि इशारा किसकी तरफ है। तो ये सवाल जरूर उनसे हुआ कि ऐसा लग रहा है ये इंप्रेशन हम जो लेके जा रहे हैं वो ये है कि PTI से मुतल्लिक आपकी ये बात है, सुहेल आफरीदी से मुतल्लिक गुफ्तगू हो रही है।
मतलब इसके अलावा भारत से जंग का खतरा, कोई फॉल्स फ्लैग, कोई एडवेंचर, इस हवाले से भी उन्होंने बात की है? जी बिल्कुल। आपको पता है कि एजेंसीज ने पिछले 2-3 रोज पहले ये कार्रवाई की थी जिसमें इजाज मुल्ला नामी शख्स को जो है गिरफ्तार किया गया। एक फिशरमैन है और ये बताया गया कि उसके पास मुख्तलिफ फोर्सेस के यूनिफॉर्म्स निकले हैं और इंडिया ने उसको ये टास्क दिया था कि ये यूनिफॉर्म चोरी करके लेके जाए, जिससे ये खतरा पैदा हुआ है कि शायद दोबारा इंडिया किसी किस्म का फॉल्स फ्लैग कर रहा है। अच्छा, आज जो हमें जो डिफरेंट बात एक बताई गई वो ये है कि इस मरतबा जो बज़ाहिर शवाहिद से महसूस होता है कि जो फॉल्स फ्लैग है वो डीप सी में होगा, वो मकबूजा कश्मीर या लैंड रूट पे नहीं होगा जैसे आमतौर पे। तो ये देखा ना आपने पहलगाम में, यही बात सामने आई कि एक फॉल्स फ्लैग होता है या फिर एक इंसिडेंट हो जाता है जिसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पे डाली जाती है और पाकिस्तान पे फिर हमले का जवाब बनाया जाता है। तो कह रहे हैं कि क्योंकि इस तरह की कोई भी चीज होती है तो उसको हम बड़ी आराम से जो है उसको रिबट कर देते हैं, जो भी वो फेक खबर होती है उसको हम एक्सपोज कर देते हैं। तो इसीलिए अब ये ऐसा महसूस होता है कि कोई डीप सी ऐसी कार्रवाई करना चाहते हैं जिसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना इतना आसान ना हो और फिर उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाल के किसी किस्म का एडवेंचर किया जाए। तो ये उन्होंने कहा कि इस वक्त जो हमें शवाहिद मिल रहे हैं या जिस किस्म की चीजें हमारे सामने आ रही है, खासतौर पर ये एजाज मुल्ला की गिरफ्तारी के बाद, ये खदशा है कि फॉल्स फ्लैग इस वक्त डीप सी में होगा। लेकिन इसका जवाब भी उन्होंने दिया कि अगर इस किस्म की कोई भी एक्टिविटी होती है, चाहे वो डीप सी में हो या कोई लैंड पर हो या मकबूजा कश्मीर में हो, उसका बहाना बना के अगर इंडिया किसी किस्म का एडवेंचर करता है, पाकिस्तान दोबारा उसी किस्म का बेफिटिंग रिस्पांस देगा जैसे पहले दिया था। क्योंकि बिहार के इलेक्शन से पहले इस खदशे का इजहार किया जा रहा था और बिहार के इलेक्शन तो आ रहे हैं अगले हफ्ते, इस हफ्ते। तो क्या वो नवंबर में ही की बात कर रहे थे कि कोई इस किस्म की का खदशा है या आगे? नहीं, इसका कोई टाइम फ्रेम उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने टाइम फ्रेम नहीं दिया, बट वो ये बार बार बता रहे थे कि जैसे इंडियन वहाँ का मीडिया, सोशल मीडिया, फेक न्यूज, जिस किस्म की वो हरकतें कर रहा होता है तो उसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। खासतौर पर इस वक्त जब अफगानिस्तान के मामलात में भी अफगान मीडिया जो कुछ फेक न्यूज फैलाता है या उनका सोशल मीडिया फेक न्यूज फैलाता है, इंडियन मीडिया उसको पिक करता है, कहीं कहीं इंटरनेशनल मीडिया भी पिक कर लेता है। तो कह रहे हैं इन चीजों को हम बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और हमारे गार्ड्स जो हमने लोअर नहीं किए। हमें पता है कि अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी होगी तो उसका जवाब फौरी तौर पर आएगा। कोई टाइम फ्रेम के बिहार के इलेक्शन से पहले हो सकता है, नवंबर में हो सकता है, ये स्पेसिफिक डिटेल्स उन्होंने नहीं शेयर की।